एक तो आप लोग ये समझें कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के मतलब फ्रिक्शन के लिए हमारे पास कोई रिलायबल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हारा? हम्म। ये भी नहीं पता चलता यार, आवाज जा रही है उधर, नहीं जा रही, बोलता कोई है नहीं। अरे भाई, सुन पा रहे हो तुम, नहीं सुन पा रहे हो? यस, सुन पा रहा है। बीच में बता दिया करो भाई, अगर मैं पूछूं कुछ तो थोड़ा सा ये पता रहता है कि सामने वाले को आवाज जा रही है। ठीक मैं है सर। मैं ओके तुम्हें कह सर। रहा हूँ कि एक तो हमारे पास फ्रिक्शन के लिए कोई रिलायबल थ्योरी अवेलेबल नहीं है। मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बुक्स में साफ साफ लिखा है। दूसरा, हमने कुछ प्रैक्टिकल करके देखे, तो उन प्रैक्टिकल के बिहाफ पे जो हमारे पास लॉज वगैरह प्रपोज हुए, वो प्रैक्टिकलिटी के बिहाफ पे है। ठीक है? जो चीजें तुम्हें एक सेकंड के लिए ट्रू दिखाई देती हैं, वो दूसरे सेकंड पे फेल हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है? तो एक तो जो फ्रिक्शन है, ये अराइज कब होता है, मतलब किसे फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग? देखो, एक तो हम ये मानते हैं कि जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट मेंटेन करती है, तो एक्चुअल में इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है? तो जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होती है। अब सपोज कीजिएगा हम इस लोअर सरफेस को फिक्स करते हैं और इस सरफेस को हम मूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, ये बताओ पहले कि क्या ये सरफेस इस सरफेस के रिलेटिवली मूव हो पाएगी? मतलब जब हम इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो इनके बीच में बॉन्डिंग स्टेब्लिश्ड है, ये बॉन्डिंग इस ऊपर वाली सरफेस का नीचे वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में चलने का अपोज करेगा। समझ रहे हो ना? हम्म। यस सर। सर। हाँ। यस सर। तो जो अपोजिशन है लोअर सरफेस का अपर सरफेस के मोशनल टेंडेंसी का, वो अपोजिशन ही फ्रिक्शन। अब एक तो तरीका ये है कि जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं अपर सरफेस को मूव करने के लिए, तो ये बॉन्डिंग बीच में स्टेब्लिश है, ये ब्रेक नहीं होती। तो ये इसका स्टेशनरी स्टेट में ही अपोज करती है और ये बॉडी रेस्ट पे मेंटेन रहती है। तो इस स्टेट में जो ये अपोजिशन है, ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक दूसरी सिचुएशन इस तरह से अराइज होती है कि अगर हमारे पास एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस मूव कर रही है, जैसे पहले ये यहाँ है, फिर ये पोजीशन बदल के इस दूसरी पोजीशन में आ जाती है, तो यहाँ के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये मोशनल स्टेट में ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है, ये भी इसका आगे चलने का अपोज करता है। ये भी अपोजिशन फ्रिक्शन कहलाता है और ये फ्रिक्शन कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हो? तो यस यस। सर। बेसिकली जो फ्रिक्शन अराइज होता है, वो कब अराइज होगा? जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट मेंटेन करती हैं, तो या तो वहां पर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, या रिलेटिव मोशन उन दोनों के बीच में हो रही है। रिलेटिवली उन्हें मूव करना चाहिए। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और इस लोअर सरफेस के रेस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट पे है, तो यहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन है ऑफ अबव बॉडी विद रेस्पेक्ट टू लोअर वन। यहाँ पे क्या है कि तुम इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और इसमें यहाँ वेलोसिटी भी है, ये फिक्स सरफेस है नीचे वाली, तो यहाँ मोशन है। तो यहाँ अपर सरफेस जो है वो लोअर सरफेस के ऊपर स्लिप हो रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन स्टेब्लिश होगा, पहली सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से डिफर कर रही है।
तुम किसी एक अपने घर में रखे हैवियर बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाओ, वो ना चले, और एक छोटे बॉक्स पे फोर्स लगाओ, वो फ्लोर के रेस्पेक्ट में स्लिप हो रहा हो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन अराइज होगा, उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ जो फ्रिक्शन मोशनल टेंडेंसी ऑफ टू सरफेसेस का इन्वॉल्व होगा, वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए ना? और ये और ये अराइज कब होता है, जब दो सरफेसेस या तो रिलेटिवली मूव कर रही हो या उनकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है। either two surfaces in contact are moving relatively, or they have their tendency to move relatively। जब तक बॉडी रिलेटिवली रेस्ट पे होंगी, तब तक उनके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान से समझो। मतलब जैसे ये समझो कि अगर ये वाला ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो अभी इसके और इसके बीच में टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली हमने ऐसा देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऐसा हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो फ्रिक्शन है एक्चुअली में, ये रिलेटिव रफनेस होती है फॉर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास में एक ये ग्लास का बॉक्स है, अब इसके नीचे एक दूसरी वुडन सरफेस है, तो हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि फ्रिक्शन फॉर ग्लास ब्लॉक इज इक्वल टू ये, या फिर फ्रिक्शन फॉर वुडन सरफेस इज दिस। हमेशा जो हम लोग यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी, वो यूज करेंगे कि फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड वुडन सरफेस इज इक्वल टू कुछ दिया होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी सही है, कभी भी सिंगल सरफेस के लिए फ्रिक्शन का कोई रिलेवेंस नहीं होता। समझ गए ना? यस सर। और हमेशा फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए बिटवीन टू सरफेसेस हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग फॉर एक्सप्रेसिंग फ्रिक्शन between two surfaces. We define the constant mu, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और ये अपने पास में दो तरह का होता है, म्यू एस और म्यू के। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये ध्यान रखना, हमेशा जो म्यू एस होता है वो म्यू के से बड़ा होता है। और ये म्यू जो है, ये रिलेटिव रफनेस है
बिटवीन टू सरफेसेस। कभी भी ये सिंगल सरफेस के लिए डिफाइंड नहीं है, हमेशा हम कहेंगे कि म्यू बिटवीन वुड एंड ग्लास, म्यू बिटवीन आयरन एंड कॉपर, म्यू बिटवीन ग्लास एंड आयरन, इस तरह से। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे हम कभी भी कि ग्लास के लिए म्यू 2.2 है, 0.4। समझ गए ना क्या कह दो रहा हूँ? सरफेसेस के बीच में होगा। अच्छा, आप भी आ गए? वैसे कहाँ चले गए थे आज, लेट कैसे हो? यार बाहर था मैं। बाहर क्या कर रहे थे यार इसमें? वॉक कर रहा था। यहाँ क्लास वॉक कर रही है, तुम बाहर walk कर रहे थे। तो मैं बता रहा था तुम्हारे भाई कि जो म्यू है ये कभी भी can never be defined for single surface। अगर कहीं पर स्टेटमेंट दिया है कि म्यू फॉर ग्लास इज दिस, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे से झूठ मूठ कह रहा है। ठीक है ना? यस सर। मतलब वो हमेशा तुम्हें बताना पड़ेगा कि म्यू बिटवीन दीज टू मटेरियल और दीज टू सरफेसेस इज दिस। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखेंगे हम, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या होना चाहिए। जो कंडीशंस है वो मैं नोट कर रहा हूँ, जरा इनको ध्यान से देखना। पहला तो, जिन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन हमें डिफाइन करना है, सरफेसेस मस्ट बी इन फिजिकल कांटेक्ट। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है सर। ठीक है ना भाई? फिर उसके बाद में, मतलब कभी कभी क्या होता है कि फ्रिक्शन कांटेक्ट में हो, सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं पर उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं होता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, जैसे अगर अपने पास में एक दीवार है और एक ये फ्लोर है, और इनके साथ हमने एक ब्लॉक रखा है। कैसा? इस तरह। ठीक। तो तुम देखो यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, एन। किस वजह से है? क्योंकि ये ब्लॉक अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? यस सर। तो जिसकी वजह से ये फ्लोर को प्रेस करेगा और फ्लोर उसकी रिएक्शन इसको ऊपर देगा। हाँ सर। तो यहाँ पे बॉटम सरफेस पे कांटेक्ट भी है और कांटेक्ट फोर्स भी है। पर तुम ये देखो, ये जो ये वर्टिकल वॉल है यहाँ पे, कांटेक्ट तो यहाँ पे भी है, यस सर। पर यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक की इस वर्टिकल वॉल को प्रेस करने की टेंडेंसी ही नहीं है। नहीं समझे? समझ गए सर। अगर हम इधर से फोर्स लगा दें हाथ से कोई ऐसे, तो यहाँ पे भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मैं तुम्हें बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर कैन बी कॉन्टेक्ट विदाउट नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। यस सर। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ भाई? हाँ सर, जब तक प्रेस नहीं हो रहा होगा तब तक नहीं होगा। जब तक दोनों सरफेसेस एक दूसरे को कांटेक्ट होने के बाद प्रेसिंग नेचर में नहीं होंगी तब तक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अराइज नहीं होगा। तो फ्रिक्शन के अराइज होने के लिए दो सरफेसेस के बीच में एक तो सरफेसेस को फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी है, और दूसरा देयर मस्ट बी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कभी कभी क्या होता है कि कांटेक्ट तो होता है पर कांटेक्ट फोर्स नहीं होता। तो अगर कांटेक्ट फोर्स नहीं है
तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन के होने के लिए एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी होना चाहिए। एग्री होना इस बात से? यस सर। अब फिजिकल कांटेक्ट भी है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी है, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन होने के लिए सरफेसेस को रफ होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा, रफ सरफेस नहीं है तो फिर एक सरफेस के ऊपर दूसरी विदाउट फ्रिक्शन मूव करती रहेगी। अब सरफेसेस कांटेक्ट में भी है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी है और सरफेसेस रफ भी है, पर दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन या मोशन की टेंडेंसी नहीं है। मतलब एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरी सरफेस मोशनल टेंडेंसी में नहीं है या मोशन में नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रही। तो जब तक चीजें, अब तुम अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करके देखो तो तुम्हें फ्रिक्शन फील होएगा, पर दोनों हाथों को एक जगह रोक के देख लो, फ्रिक्शन कोई ना लगेगा। नहीं लगता सर। तो जब तक दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होती या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं होती तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो इन सब कंडीशन को फुलफिल होने के बाद भी फ्रिक्शन एब्सेंट हो सकता है अगर सरफेसेस के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है। तो फ्रिक्शन होने के लिए देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द surfaces और मोशनल टेंडेंसी। अगर इन चारों कंडीशन में से एक कंडीशन भी मिस होती है तो फ्रिक्शन अराइज नहीं होता। बोलो, ओके सर। समझ गया ना मेरी बात? हाँ चार, सर। चारों यस। कंडीशन सैमल्टेनियसली एग्जिस्ट करनी चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन अराइज होगा ही। अब देखो भाई, मतलब हम यहाँ पे जरा एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। एक ब्लॉक है, एक सरफेस के ऊपर रखा है और ये सिचुएशन है रेस्ट की। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रेस्ट पे है, तो चाहे इन दोनों के बीच में जो सरफेसेस है चाहे तो वो रफ है या वो स्मूथ, ये बताओ फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? हम्म? नहीं होगा क्यों? रेस्ट पे है क्योंकि क्योंकि। मूव नहीं कर रहे हैं। फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। हाँ सर। अब दूसरी देखो भाई, अब ये ब्लॉक इधर की तरफ मोशन में है पर सरफेस स्मूथ है। यहाँ बोलो, यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं होगा। हाँ सर, दोनों रफ नहीं है सब पे। रफ नहीं। एक आदमी ने इस ब्लॉक को पीछे से ऐसे पुश किया और ये रेस्ट पे है, तो ये बताओ फ्रिक्शन है या नहीं? है सर। एक तो सबसे पहले ये समझो कि इस आदमी के इसको पुश करने के बाद नहीं ये चल नहीं रही। ये इस आदमी के इस ब्लॉक को ये पुश करने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर स्किड नहीं हो रही, तो इसका मतलब कोई तो चीज ऐसी होगी ना जो इस ब्लॉक के चलने का अपोज कर रही है। बोलो, यस सर। ये ब्लॉक, उसका वेट भी तो हो सकता है। उसका वेट तो इस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे, आदमी ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो आदमी के फोर्स को अपोज करने के लिए उसकी उल्टी डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए। वेट तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से बैलेंस हो गया, वेट का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई आएगा। ओके सर। तो इसका मतलब जो चीज इसे रोक रही है वो क्या है? बोलो, फ्रिक्शन। वो ये सरफेस के ऊपर चलना चाह रहा है, ये ब्लॉक चलने की कोशिश कर रहा है पर चल नहीं रहा है,
मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट मेंटेन करती हैं तो इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये बॉन्डिंग जो होती है इस सरफेस का चलने का अपोज करेगी, और जब ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो सरफेस चलने लगती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, और देयर मस्ट बी अ मोशनल टेंडेंसी। मोशन ना हो, मोशन की टेंडेंसी हो जाए। बोलो। यस। तो तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे मोशन नहीं है पर क्या मोशन की टेंडेंसी भी नहीं है इस ब्लॉक की? टेंडेंसी है सर। टेंडेंसी है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फ्रिक्शन होते हैं भाई दो तरह के, कि एक तो वो जो स्टेशनरी स्टेट में काउंट होता है, एक वो जो मोशनल स्टेट में काउंट होता है। तो दोनों में से वहां कौन सा वाला लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है। बताओ किसको समझ नहीं है? आ गया आ सर। गया सर। उसकी भाई प्रॉब्लम करना शुरू कर दो चैप्टर की धीरे धीरे, नहीं तो फिर ये दोनों चैप्टर की प्रॉब्लम तुम्हारे से अकेली होंगी ना, मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे पढ़ने। ठीक है ना? यस सर। यस। ये बना। अब ये देखो कि ये ब्लॉक है, इस आदमी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर को ऐसे, और ये इधर की तरफ मोशन में है। तो ये इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन में है, और ये रफ सरफेस है। तो यहाँ फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सर। यहाँ होगा काइनेटिक यस वाला सर। फ्रिक्शन। ठीक है भाई। हाँ सर। अब दूसरी कंडीशन हम ये मार्क कर सकते हैं यहाँ पर कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ये आदमी इधर से F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये आदमी इधर से F1 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर F1 इक्वल टू F2 है तो ये बताओ मुझे कि क्या फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी। नहीं। तब तो इसकी मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है, नो फ्रिक्शन। दूसरा, अगर सपोज कीजिएगा कि F1 ग्रेटर देन F2 है तो इसकी टेंडेंसी राइट में चलने की होगी, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मोशन को अपोज करने के लिए आ जाएगा। और अगर भाई F1 लेस होता है F2 से तो इसकी टेंडेंसी लेफ्ट की तरफ चलने की होगी, फ्रिक्शन जो होगा वो राइट की राइट। तरफ होगा। राइट की तरफ। हाँ, इसको इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने बॉन्डिंग का मतलब हमारे पास छोटी छोटी स्ट्रिंग्स हैं। जब ये दोनों की दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट मेंटेन करती है तो ये स्ट्रिंग इन्हें जोड़ देती है, ये बॉन्डिंग है एक्चुअली। अब जब मैं इसको इधर की तरफ खींचूंगा तो तुम ध्यान से समझना कि जब मैं इस ब्लॉक को इधर पुल करूंगा तो इस लोअर सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो ये स्ट्रिंग्स हैं ये इस तरह से टाइट हो जाएंगे। ठीक है ना? ये बॉन्डिंग यस रिप्रेजेंट सर। कर रहे हैं ना हाँ, स्ट्रिंग्स। वही, यही तो फ्रिक्शन का कॉज है। यस सर। अब तुम मुझे ये बताओ कि स्ट्रिंग में टेंशन किसी भी बॉडी पे अगर मुझे मार्क करनी है तो मैं किधर को मार्क करता हूँ? अवे फ्रॉम द बॉडी। बोलो, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो अपर सरफेस के ऊपर इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर है, और लोअर सरफेस के ऊपर इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर है। तो तुम बस इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस करो, तो यही तो फ्रिक्शन है। हाँ और तुम ये देखो, न्यूटन थर्ड लॉ को भी फुलफिल कर रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यस सर। तो अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ये, और दूसरी ऑब्जेक्ट है ये, और इसके ऊपर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं और मुझे इनके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन मार्क करना है,
मैं इसमें ना थोड़ा सा, जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की रिलेटिव मोशन भी एक टॉपिक है, वो मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें मैच्योर होना पड़ेगा। तो जब तुम थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो मैं तो पढ़ाऊंगा, वो काफी इंटरेस्टिंग। ये एफ है, तो ये ब्लॉक आगे चलने की कोशिश कर रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ रहेगा। तो तुम ये ध्यान रख लेना, हमेशा फ्रिक्शन को मार्क करने का यही तरीका होता है, दो सरफेसेस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। एक्शन रिएक्शन समझ गया ना? यस सर। अपने यस सर। अपने घर पे जाके एक फ्लोर के ऊपर अपनी हथेली को ऐसे रब करके देखना, तो तुम्हें लगेगा कि नीचे वाले जो सरफेस है उसको तो हमारी हथेली अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रही है। देखो ये इसको अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और ये नीचे वाली सरफेस अब हमारी जो हथेली है उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है उसकी मोशन के अपोजिट। समझ रहे हो? यस सर। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ जरा, फिर बाकी का काम कल करेंगे। कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जो फ्रिक्शन है वो, उसके पीछे कोई रिलायबल थ्योरी नहीं है, सिर्फ वो प्रैक्टिकल एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड कुछ लॉज है जो फ्रिक्शन को फॉर्म में इन्होंने यहाँ दिए। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये वेरिएबल होता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है? अब यस सर। ये अगर वेरिएबल है तो ये कैसे कैसे वेरी करता है? ये जीरो से एक मैक्सिमम लिमिट तक ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर। जिसका नाम होता है मैक्सिमम लिमिट का लिमिटिंग। लिमिटिंग। ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू का होता है। अब देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, it develops between the two surfaces according to the need in order to restrict the relative motion between the two surfaces. It develops according to the need, मतलब दो surfaces के रिलेटिव मोशन को अपोज करने में जितनी जरूरत होती है, ये उसी नीड के प्रोपोर्शन में जनरेट हो जाता है। मतलब ऐसा समझो तुम लोग, मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल वैसे ही बता देता हूँ कि भैया ये तुम्हारा घर है, तो तुम्हारे घर पे ना कुछ गुंडे घुस गए मान लो। ठीक है? ठीक है सर। तो इनको घर में एंट्री देने के लिए ऐसा नहीं होता कि सारे घर के आदमी लड़ने आ जाए। मतलब जो अंदर मेंबर है वो देखेंगे कि भाई सामने एक है, तो अंदर से पता चला एक आदमी उसको रोकने में कैपेबल है, तो एक आदमी आके उसको मुंह पे दो रैपट मारेगा, चलता कर देगा। दो आदमी आ गए तो पता चला कि अंदर से भाई दो या तीन आदमी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे बाहर का जो फोर्स है वो बढ़ता है, तो अंदर के फोर्स को भी उसको रेजिस्ट करने के लिए बढ़ना पड़ता है। हाँ सर। मतलब अननेसेसरी सारे यस घर के सर। लोग बिना वजह के परेशान नहीं है, तो तुम इसे इस तरह से याद रख लेना। मतलब ऐसा समझो कि जैसे ये ब्लॉक है, इस सरफेस के रिलेटिवली इस पे 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, और ये सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि पीछे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स डेवलप होगा इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। अब मैंने इस फोर्स को बढ़ा के 12 न्यूटन कर दिया, ये अभी भी नहीं चला, तो अब इसका मतलब पीछे की तरफ 12 न्यूटन का फोर्स डेवलप होगा। ठीक है? तो हाँ सर। तुम्हें ये याद रखना है कि ये डेवलपिंग कंडीशन है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जाती। ये जो डेवलपिंग कंडीशन है ये बेचारी बस लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही जा पाती है, और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो होती है म्यू एस इंटू एन। ये एन तो दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये म्यू एस जो है ये दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है।
ठीक है सर। मैं तुम्हें थोड़ा सा जल्दी में एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा है, यहाँ म्यूएस जो है वो 0.2 है। तो तुम यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक के लिए और इस सरफेस के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर हमें मार्क करना हो तो हम एफबीडी बना के मार्क कर लेंगे। एन कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50 न्यूटन। ठीक है ना? हाँ सर। और म्यूएस कितना है? 0.2। तो म्यूएस इंटू एन कितना होगा? 10 न्यूटन। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो सरफेस कांटेक्ट में है नीचे, वो इस ब्लॉक का आगे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स तक अपोज कर सकती है। अगर तुमने यहाँ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो पीछे की तरफ 1 न्यूटन फोर्स डेवलप हो गया इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द मोशन। आगे की तरफ तुमने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो पीछे 2 न्यूटन डेवलप हो गया। आगे तुमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो पीछे 5 न्यूटन डेवलप हो गया। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक 10 न्यूटन से 10 ज्यादा फोर्स न्यूटन लगाए। तक अगर तुमने इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ 10.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा कि भैया मैं तो 10 से ज्यादा डेवलप ही नहीं हो सकता, तो अब ये ब्लॉक चलने लगेगा। हाँ सर। और जैसे ये चलना शुरू करेगा तो तुरंत के तुरंत एकदम से काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है एक कांस्टेंट वैल्यू म्यू के इंटू एन। तो उस टाइम पे हमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के साथ काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? यस सर। तो हो ये सकता है 10 न्यूटन वाली लिमिट कहाँ से मिली थी? अभी तो बताया मैंने कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एस इंटू एन होता है किसी भी सरफेस के बीच में। तो हमने यहाँ पे एन देख लिया 50 है, म्यू एस दिया है 0.2, इनकी मल्टीप्लीकेशन देख के 10 न्यूटन आई। ओके सर। मतलब ये अलग अलग दो सरफेसेस के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है, अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए। क्योंकि एन तो चेंज हो सकता है ना, अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा है तो कॉन्टेक्ट फोर्स अलग है, और अगर इसी को हम इंक्लाइंड प्लेन पर रख देंगे ऐसे तो एन अलग हो जाएगा। ओके सर। दोनों में समझ आया ना क्या डिफरेंस है? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो अपने आप को चेंज करता रहेगा। कब तक चेंज कर सकता है? जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव नहीं होता। उसके बाद वो अपने आप को सरफेस के रेस्पेक्ट में रेजिस्ट नहीं कर सकता। जबकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक्ट ही करेगा मोशनल स्टेट में। और यहाँ एक फिक्स वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से और कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है? एफ एल तक। अब तुम ये समझो, ये ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, ये म्यू एस है 0.4, और कोई पूछे यहाँ फ्रिक्शन कितना है इन दोनों के बीच में, बोलो क्या कहोगे? जीरो। नहीं समझे क्यों? कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। क्योंकि इस ब्लॉक की जब इसके रेस्पेक्ट में चलने की टेंडेंसी होगी तभी तो कोई अपोजिंग फोर्स आएगा। फिलहाल चलने की टेंडेंसी है ही नहीं तो फ्रिक्शन कहाँ को आएगा? हाँ सर। तो इस तरीके यस से सर। हाँ, तो तुम कोशिश करना भाई एक बार कि इसका जरा 46-47 पेज तक जरा इसकी कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है? और ओके सर। हो सके तो न्यूमेरिकल कर लेना लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के, फिर एकदम से होंगे नहीं। हाँ सर। चलो कल मिलेंगे भाई। ठीक है? सर मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो। ठीक है बेटा, भेज नमस्ते सर। दो। गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट।